अगर तुम सच में अभी भी जो अपनी 11 तुमने खराब कर दी है उसको कवर करना चाहते हो और नीट को अच्छे मार्क्स से फोड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें मैंने तुम्हें पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है। हे गाइस, दिस इज वैभव, करंटली अ सेकंड ईयर एमडी स्टूडेंट एट यूएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। तो तुम्हें टॉपिक पता चल चुका है, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो स्क्रीन पे आ जाओ। सबसे पहले तो कि तुम्हारा सवाल रहता है कि क्या अब शुरू करें तो हो जाएगा। तो सबसे पहले ना मैं तुमसे एक काउंटर सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब शुरू क्यों करें। ये तुमने पूछा कभी? तुम खुद से ये सवाल पूछो कि अब शुरू क्यों करना है, मतलब इतने टाइम तक तुम क्या कर रहे थे। और दूसरी चीज ये कि अब अगर तुमने शुरू करना चाहते हो तो क्यों शुरू करना चाहते हो। यानी कि सबसे पहले तो ढूंढो कि रीजन क्या था तुम्हारा नीट को क्रैक करने का, सोचने का या डॉक्टर बनने का। क्या रीजन था, पहले वो रीजन खुद के अपने अंदर से निकालो। दूसरी चीज ये देखो कि अगर ऐसा था तो कहाँ ये रीजन कमजोर पड़ गया कि मैं इतना टाइम अपना वेस्ट कर चुका हूँ। नहीं तो अगर तुम नॉर्मली देखो तो क्या होता है, तुम्हें अप्रैल के बाद से जो भी जैसे ही तुम्हारी 11 शुरू हुई तुम नीट की प्रिपरेशन शुरू कर सकते थे, बट तुमने नहीं की। क्या ऐसा रीजन था? कुछ तो ऐसा कारण होगा जिस कारण से तुमने अपने टाइम वेस्ट किया और उसको दूर रखने की कोशिश करो। नहीं तो फिर तुम अपनी जिस तरह से अभी 11 कर चुके हो, तुम थोड़े टाइम बाद जो तुम्हारा मोटिवेशन है वो तुम्हारा डाउन हो जाएगा। तुम इसी तरह से अपनी आगे की 11th भी खराब कर दोगे और 12th भी खराब कर दोगे। इसलिए सबसे पहले जो है वो ये चीज ढूंढ के निकालो। और उसके बाद जो तुम्हारा सवाल था उसका मैं आंसर दे देता हूँ कि हाँ, अभी भी अगर तुम शुरू करो तो आसानी से तुम फोड़ सकते हो। मैंने इसके थोड़ा सा लेट ही शुरू किया था, तब भी जाके मैं अगर ऑल इंडिया रैंक 59 स्कोर कर सकता हूँ नीट 2023 में, तो तुम भी डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा रोड मैप, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अभी क्या चल रहा है, अभी है मिड नवंबर। ठीक है, अब तुम्हारे पास है मार्च तक का टाइम। मार्च में मैं तुम्हारे एग्जाम्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 11th के। ठीक है, तो यानी कि लगभग तुम्हारे पास 3.5 महीने का टाइम है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास पूरा एक साल है वो तुम्हारी 12th के लिए, जिसके बाद तुम मई 2026 में अपना नीट 2026 का एग्जाम दे रहे होगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो स्टेप वही है, रीजन ढूंढना। अब रीजन पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें वहां पे सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, बस क्या करना, जो भी तुम्हारा रीजन हो उसको एक पेपर पे लिखना। उस पेपर को जहां भी तुम पढ़ने बैठो वहां पे चिपका देना। हर दिन एक बारी सबसे पहले उसको देखना, उसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे ऐड कर देना जो तुम्हें मोटिवेशन देते हो, और उनको पढ़ने के बाद ही अपनी पढ़ाई शुरू करना। ठीक है, तुम्हारा स्टेप 2 है रिसोर्सेज गैदर करना। ठीक है, अब रिसोर्सेज में सबसे पहली चीज आ जाती है लेक्चर्स। ठीक है, अब मैं ऑफलाइन जाना तो तुम्हें इस टाइम पे सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज ऑफलाइन में अब तुम्हारे पास 3-3.5 महीने है, उसमें तुम क्या ही ऑफलाइन जाओगे किसी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ सकते हो। ऑनलाइन में भी मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा, तुम पीडब्ल्यू के जो बैचेस हैं उनको परचेस कर सकते हो। पीडब्ल्यू के हर बैच में इंडिया एक लेक्चर के बाद तुम्हें उसके जो लेक्चर नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं। जो डीपीपी है वो तुम्हें अवेलेबल हो जाती है, वो भी तुम क्विज फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा हर एक बैच के साथ उसके खुद के मॉड्यूल्स भी तुम्हें अवेलेबल हो जाते हैं जिनको तुम सॉल्व कर सकते हो। रेगुलर इंटरवल पे तुम्हारे टेस्ट होते हैं। अब जैसा कि तुम 11th में हो तो तुम फाइटर नीट बैच परचेस कर सकते हो या अर्जुना 4.0 परचेस कर सकते हो। अगर तुम 12th में हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम लक्ष्य नीट फास्ट ट्रैक परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम में से कोई ड्रॉपर है तो तुम क्या कर सकते हो, यकीन नीट हिंदी 3.0 यूज कर सकते हो या फिर यकीन 6.0 तुम परचेस कर सकते हो। और तुम्हें अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो तुम मेरा कोड VG150 यूज कर लेना, उसमें तुम्हें एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। रिसोर्सेज में अगर मैं बात करूं बुक्स की, तो तुम्हें सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी है सभी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, उसके अलावा डीपीपी सॉल्व करनी है सभी सब्जेक्ट की। जो कोचिंग के जो भी मॉड्यूल्स होते हैं मैं उनको अभी तुम्हें नहीं कहूंगा सॉल्व करने को, बिकॉज 3 से 3.5 महीने का टाइम है। इसमें तुम अगर मॉड्यूल सॉल्व करने गए तो तुम मुश्किल से 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तीसरी चीज तुम्हें क्या कर लेनी है, एक एनसीईआरटी बेस्ड टेक्स्ट बुक परचेस कर लो जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हो बायो के लिए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बस। ठीक है, बाकी तुम्हें जो लेक्चर क्वेश्चंस हैं वो सब में ही सॉल्व करने हैं, लेकिन जनरली वो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कराते हैं, तो इन तीनों के तो अच्छे से कर लेना। इसके बाद एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो जरूर से सॉल्व करने हैं। मैं जो ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस बोल रहा हूँ ये बैक क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो पीवाईक्यूज हैं वो तो अनसेड होते हैं, वो तो तुम्हें करने ही करने हैं डेफिनेटली। ठीक है, एक चीज काफी लोग ये भी पूछते हैं कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पलर होते हैं वो अभी करने होते हैं। तुम अभी करना चाहो, अगर तुम्हारे पास टाइम मिल जाए कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन लास्ट में तुम्हें कर लेने हैं जब तुम्हारे 12th के बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद जो तुम्हारे पास टाइम होता है उसमें तुम कर सकते हो उसको सॉल्व। तो मैं अभी तुम्हें उसके लिए ज्यादा प्रेशराइज नहीं करूंगा। ठीक है,
इसके बाद आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, तुम्हें क्या करना है, अपने जो भी चैप्टर्स हैं उनको सेग्रीगेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर नीट नॉलेज। नीट नॉलेज, ध्यान देना इस वर्ड पे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने स्कूल में कितना अच्छे से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नीट के पीवाईक्यूज उठाओ, उसमें तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें 50% से ज्यादा आता है, 50% से कम आता है। अगर तुम्हें 50% से ज्यादा आता है तो तुम उसको कैटेगरी में रख सकते हो कि वो आता है चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम्हें उससे कम आता है तो तुम नहीं आता है चैप्टर्स की कैटेगरी में उसको डाल सकते हो। ये दो कैटेगरी क्या है, ये इनका सिग्निफिकेंस आगे तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। बड़े स्टेप 4 पे। स्टेप 4 है तुम्हारा कि तुम्हें फोकस करना है जो तुम्हें आते हैं चैप्टर्स उनके ऊपर, ठीक है। कब तक, दिसंबर एंड तक, यानी कि अभी से लगभग तुम्हारे पास 1.5 महीने के आसपास है, जिसमें जो चैप्टर्स तुम्हें आते हैं, ठीक है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आते हैं, उन चैप्टर्स पे होल्ड कर लेनी है। किस तरह से करनी है, सबसे पहले तो क्या करो, पीवाईक्यूज और डीपीपी उठाओ, ठीक है। अगर तुम्हें मतलब क्वेश्चन देख के लगा, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की मैं अभी नहीं कह रहा हूँ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखा, ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश की, उस कंसेप्ट के अगर तुम क्वेश्चन कर पा रहे हो तो क्या करो, वो मतलब तुम्हें टॉपिक आता है, अब उसको क्या करो, अब उसके जहाँ से भी तुमने नोट्स बनाए हो, कहीं से भी जहाँ से भी तुमने पहली बार पढ़ा हो, वहां से जाओ, रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लो और वापस से आओ। अब जो तुम्हें जो भी ऊपर क्वेश्चंस के मैंने बताए थे ना रिसोर्सेज, वहां से उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो, ठीक है। अब ये तो वो जो तुम्हें मतलब समझ आ रहे थे कि तुमसे हो रहे हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ एक टॉपिक होंगे जिनसे तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे होंगे, तुम्हें समझ नहीं आ रहे होंगे, क्या करो, वो टॉपिक को जाके लेक्चर से अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाने आओ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, स्टेप 5 आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं कि जो ये वाले जो चैप्टर से तुम्हें आता है, ये क्या करेंगे, ये पहले करने का मतलब यही है, ये तुम्हारा ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट अप कर देंगे आगे के तुम्हारे जो चैप्टर्स जो तुम्हें नहीं आते होंगे ना, उनको करने के लिए। जैसे एग्जांपल लो कि है ना, मान लो कि तुम्हारे 10 चैप्टर ऐसे हैं जो तुम्हें अच्छे से आते थे, ठीक है। अब उनको पहले तुमने सॉल्व कर लिया, दिसंबर तक तुम्हारे 10 चैप्टर अच्छे से हो चुके हैं कि नीट लेवल का तुमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक 10 चैप्टर का जो ये कॉन्फिडेंस होगा ना, ये तुम्हें आगे के जो 15-20 चैप्टर हैं वो करने के लिए भी मोटिवेट करेगा, ठीक है। स्टेप 5 पे आ जाए। स्टेप 5 पे क्या है, अब तुम्हें फोकस करना है, 2 क्राइटेरिया है यहाँ पे, एक तो जो तुम्हें नहीं आता है चैप्टर वो, और दूसरा कि वो बेसिक तुम्हारा बना रहा हो 11th का 12th का दोनों का, ठीक है। मतलब बेसिक जो भी सब्जेक्ट है उसका बेसिक बना रहा हो वो, ठीक है। एग्जांपल देके बताऊं, जैसे कि है ना, बायो में हो सकता है तुम्हारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, ये चैप्टर। उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग वाला, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, इस तरह के चैप्टर। अब तुमने अगर इतना टाइम स्कूल भी गए हो तो इतना तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर बेसिक फॉर्म कर रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर जो तुम्हारे बेसिक फॉर्म कर रहे हैं, जो नहीं आता है उस क्राइटेरिया में, ठीक है, उनको तुम्हें यहाँ पे पढ़ने लग जाना है। ये कब तक पढ़ना है, तुम्हें जनवरी एंड तक पढ़ना है, यानी कि तुम्हारे पास अब जो ये दिसंबर एंड से लेके जनवरी एंड, ये जो तुम्हारा टाइम है, ये किसके लिए है, ये इस तरह के चैप्टर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं स्टेप 6 पे, जो कि है कि अब तुम्हारे क्या होंगे, तुम्हारे 11th के एग्जाम्स आने लग जाएंगे। 11th के एग्जाम्स के लिए मैं सोच के चल रहा हूँ कि तुम्हें 2 महीने दे रहे हो तुम, ठीक है, फरवरी दे रहे हो, मार्च दे रहे हो, क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट है उनको भी पढ़ना है, ठीक है, ऑब्वियस बात है। अब यहाँ पे ना एक तो तुम कोशिश करना कि अगर जहां भी तुम्हें टाइम मिले कि तुम कहीं से भी कंसेप्ट बना सको, बिकॉज यार मतलब कंसेप्ट तो सेम ही रहता है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट तुम बना लो बस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाना चाहिए, ये सब हो जाना चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है, कंसेप्ट बना लो, ठीक है। दूसरी चीज, जो एग्जाम्स है उनमें डेफिनेशन डेरिवेशन पूछी जाती है, तो वो मैं ऐसे ही तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम उनको पढ़ लेना, जो भी अपने एग्जाम्स है उनके लिए। तीसरी चीज जो मैं बहुत बहुत हाईली तुम्हें रिकमेंड करूंगा, बहुत बहुत क्रूशियल चीज है, वो है बायोलॉजी को यहाँ पे अपना 80 to 90% तुम यहाँ कवर कर लो। बिकॉज क्या है, बायोलॉजी ना थोड़ा सा कम टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे कंसेप्ट तुम समझने के बाद साथ ही उसको है ना अच्छे से तुम रट लो, ठीक है। बायोलॉजी को बार बार तुम्हें लिख के करना होता है, वैसे भी तुम अपने 11th के एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, तो साथ ही साथ अपने नीट के लिए भी कर लो, बिकॉज बायो में तो वही है, एनसीईआरटी ही सब कुछ है, ठीक है। तो बायो में तुम जितना ज्यादा यहाँ पे कर पाओगे ना, उतना तुम आगे के लिए अपना टाइम बचा पाओगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बायो को जितने अच्छे से कर सकते हो, एटलीस्ट जैसा मैंने बोला कि 80 to 90% अगर तुम बायो 11th की कवर कर लो, तो तुम यहाँ पे बहुत अच्छा आगे परफॉर्म कर रहे होगे, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, 2 महीने हैं तो तुम उसमें ऑब्वियस सी बात कर ही सकते हो, ये सब इतना ना, एक तो बायो तो तुम कर ही सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं स्टेप 7 पे। स्टेप 7 है, ये तुम्हारा क्या होगा, ट्रांजिशन फेज होगा। ये तुम्हारा 11th से 12th के बीच में। यहाँ पे क्या करते हैं, काफी बच्चे चले जाते हैं वेकेशंस पे, उनकी 11th यहाँ पे अटकी रह जाती है, फिर वो 12th में अच्छे से जा नहीं पाते, 12th में भी उनका सेम रहता है, और एट द एंड फिर वो ये नीट के चक्कर में फंसते रहते हैं, उनको ड्रॉप लेना पड़ जाता है, ये सब। ठीक है, यहाँ पे वेकेशंस पे मत जाना। देखो यहाँ पे एमबीबीएस कॉलेज में आ जाओ, तुम हर महीने हर 2 महीने में एक ट्रिप पे जा सकते हो, काफी लोग यहाँ पे जाते भी हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी ट्रिप अपनी यहाँ पे छोड़ दो, एमबीबीएस में आगे पूरी कर लेना। जो ये ट्रांजिशन फेज है, इसमें मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पे दबा के ग्राइंड करो, बिकॉज ये टाइम होगा कि यहाँ पे तुम्हारे स्कूल्स भी अभी नहीं है, तो तुम अच्छे से फोकस कर सकते हो जो भी तुम्हारे बेसिक फॉर्मिंग चैप्टर्स हैं उन पे। अब यहाँ पे बेसिक फॉर्मिंग चैप्टर्स में दोनों क्राइटेरिया आ जाएंगे, एक होंगे जो नहीं आते हैं बट बेसिक फॉर्मिंग है, उनको तुम्हें पढ़ लेना है, और एक होंगे जो आते हैं बट वो तब भी बेसिक फॉर्मिंग है, तो उनको तुम्हें रिवाइज कर लेना है अच्छे से। ठीक है, तो हो सके तो थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ताकि तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो गलती बहुत लोग करते हैं कि हम लोग पहले अपनी 11th पढ़ लेते हैं, 11th जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, जून जुलाई में आगे बाद में एक बैच परचेज कर लेंगे 12th का, उसमें से पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। 12th जितनी जल्दी कंप्लीट करोगे, तुम्हारे बोर्ड्स की तैयारी जितनी अच्छी होगी, उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारे पास तुम्हारे 12th के ऊपर होल्ड होगी, तुम्हारे पास उसके बाद का जो टाइम बचेगा उसको तुम अपनी 11th के लिए कर सकते हो। अगर तुम अभी 11th करते रह गए तो लास्ट में तुम हो सकता है अपने बोर्ड्स के लिए भी नहीं पढ़ पाओ, तो तुम 12th फिर तुम्हारी खराब हो जाएगी। इसलिए 12th को मेन प्रायोरिटी दो, 12th को पहले मतलब 12th का जो बैच है वो पहले परचेज करो, और 12th पढ़ना साथ के साथ शुरू कर दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, 12th में साथ के साथ पढ़ना है तो क्या 11th नहीं पढ़नी है? तो उसके लिए है हमारा स्टेप 8। स्टेप 8 कहता है बेसिक बिफोर एडवांस। बिल्कुल सिंपल सी चीजें अपने दिमाग में बिठा लो, ये चीज मैंने बहुत अच्छे से यूज की थी, इस कारण मैं काफी अच्छे से अपनी जो 11th है 12th के साथ कंप्लीट कर पाया था। बेसिक बिफोर एडवांस क्या कहता है कि देखो, अगर जो तुम्हारा 12th का चैप्टर है, तुम्हारा टीचर तुम्हें बता के जाएगा कि बेटा अगली क्लास में तुम्हारा चैप्टर ये शुरू हो रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो तुम्हारी 11th के चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ये तुम्हारे टीचर्स तुम्हें बता देंगे। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो तुम रिवाइज करके आ जाओ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा के आ जाओ। अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो क्या करना है, तो तुम्हें उसको पढ़ लेना है। अब उसके बाद जब तुम आओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो तुम्हें समझ आएगा ही आएगा। ठीक है, साथ ही साथ तुम्हारा क्या होगा, उसमें अंदर ही अंदर तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है, इससे तुम काफी अपने जो 11th के चैप्टर है उनको स्ट्रॉन्ग कर जाओगे। ठीक है, इसके बाद अगर अब मैं आऊं, एक चीज मैं मतलब खास हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर भी हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका रीजन है, मेन प्रायोरिटी तुम्हारी 12th होनी चाहिए। काफी लोग होते हैं कि 11th कंप्लीट करने के चक्कर में अपनी 12th को खराब कर बैठते हैं, वो गलती मत करना। थोड़ा सा अपने अंदर रिग्रेट रखना कि यार मैंने अपनी 11th बर्बाद की है, इसलिए 12th को मेरे को जितना अच्छे से हो सकता है वो करना है, जितना आइडियल एस्पिरेंट कर सकता है, जितना AIR 1 कर रहा होगा, उतना मैं 12th के लिए तो जरूर से करूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, NCERT, DPP, मॉड्यूल्स, टेस्ट, ये सब मुझे पता है, तुम्हें भी पता है कि क्या क्या करना होता है, बट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। काफी लोग ये चीजें नहीं करते हैं, कुछ इसमें से स्किप कर देंगे, NCERT लास्ट में पढ़ लेंगे। नहीं, ये नहीं करना है। DPP मॉड्यूल छोड़ दो, मुझे 11th कंप्लीट करनी है। नहीं, DPP मॉड्यूल करके चलना है, पहले 12th को कर, उसके बाद अपनी 11th को ध्यान दे। ठीक है, टेस्ट काफी लोग मिस कर देते हैं, टेस्ट मिस नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं स्टेप 9 पे। ठीक है, अपनी 12th को जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हो उतना जल्दी करो। ठीक है, दिसंबर तक जनरली अगर तुमने जल्दी बैच परचेज किया तो हो जाएगी तुम्हारी दिसंबर तक 12th कंप्लीट। उसके बाद दिसंबर से जनवरी का जो तुम्हारे पास टाइम है, जो भी तुम्हारे चैप्टर्स उसके बीच में बच गए हो, वैसे तो ज्यादा नहीं बच रहे होंगे क्योंकि मैंने 2-3 स्टेप्स में काफी बार तुमसे काफी चैप्टर्स कंप्लीट करा लिए होंगे। ठीक है, बट फिर भी अगर कुछ बच रहे होंगे 4-5, तो उनको तुम यहाँ पे अब कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, पूरे 1 महीने में, जिसमें तुम्हें अब कुछ भी नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा से। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारा ये दिसंबर से जनवरी में तुमने कंप्लीट कर लिया, फिर जनवरी के बाद से तुम चाहो तो 11th-12th रिवाइज कर सकते हो। अगर तुम्हारे बोर्ड बहुत पास आ गए हैं तो तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ना शुरू कर सकते हो। बोर्ड्स के बाद फिर क्या करना है,
वही चीजें जो तुमने पढ़ी हैं, जो तुम्हारे नोट्स बने हैं उनको तुम्हें अच्छे से रिवाइज करना है। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, जो मैंने एग्जाम्पलर कहे थे वो इस टाइम पे कर लेने हैं, ठीक है। और इस तरह से तुम नीट के लिए पूरी तरह से तैयार होगे, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो। जो इसकी पीडीएफ है वो मैं तुम्हें टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो उसकी चिंता मत लो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।